Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Parahali. Today, myself Devadit Shah, and today I will discuss the third part of the chapter Geography of Assam. ठीक है, मैंने पहले इसका 2 वीडियो बना चुका हूँ और ऑलरेडी अपलोडेड भी है, तो आप लोग पहले वो 2 वीडियो कंटिन्यू करना, उसके बाद ये वाला देखना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था आसाम के टोपोग्राफी के बारे में, आसाम का जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, आसाम में कितनी % लिटरेसी रेट है ये हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था आसाम में लैंग्वेज के हिसाब से और इथनिक डाइवर्सिटी के हिसाब से कितने पॉपुलेशन आए थे, कब आए थे, ये भी हमने डिस्कस किया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिसोर्सेज है आसाम में. ठीक है, आसाम में कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट यूजिंग विच वी मीट आवर नीड्स एंड डिजायर. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ सब्सटेंसेस होता है जिससे हमारा नीड्स एंड डिजायर सेटिस्फाई करता है. ठीक है, जैसे हम मान लो मुझे घर बनाना है, तो वुडन घर बनाना है, तो वुडन घर बनाने के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट होगी. तो वुड हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा. तो ये क्या हुआ, रिसोर्सेस हुआ. ठीक है, उस हिसाब से रिसोर्सेस आर मेनली 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं. ठीक है, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस और एक होता है ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेस. नाम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो नेचर में पाया जाता है. ठीक है, एंड ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेस, जो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है. ठीक है, और जो मैन मेड रिसोर्सेस है वो ह्यूमन ने अपने हाथों से जो बनाया वो मैन मेड रिसोर्स के अंडर आते हैं. ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड इन नेचर बाय द नेचुरल फैक्टर. नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर में ही पाया जाता है बाय द नेचुरल फैक्टर. ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल व्हाइल अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल. जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस. रिन्यूएबल, इसके नाम से ही पता चलता है जो रिन्यू हो सकता है उसे रिन्यूएबल बोलते हैं. जैसे मान लो सनलाइट, ये कभी खत्म नहीं होगा. ठीक है, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते. जैसे मान लो पेट्रोलियम, कोल हो गया, तो आज के बाद कुछ टाइम के अंदर ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और न्यूली प्रोड्यूस्ड और फिल्ड अप अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हम रिन्यू कर सकते हैं, न्यूली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और फिल अप भी कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. On the other hand, some resources have formed and are getting deposited beneath the earth's surface for long period of time. But if such resources are used continuously, their deposits will be reduced and exhausted at one time, and then this cannot be refilled. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में देखा जाए तो एक ऐसा रिसोर्सेज होते हैं जो कि बेनीथ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर पाया जाता है, और ये एक टाइम के बाद रिड्यूस्ड हो जाएगा, उसे हम रिफिल नहीं कर सकते. एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ आसाम लाइक कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी. जितने भी कोल है, मिनरल है, नेचुरल गैस है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसे यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. तो ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के अंडर आते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं among the renewable and non-renewable resources, again some are biotic and abiotic resources. ठीक है, जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसके अंदर ही 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक एंड एबायोटिक. वेजिटेबल्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा द बायोटिक रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, जिसमें लिविंग स्पेसिस होते हैं. जैसे मान लो वेजिटेशंस हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, किसी भी स्पेसिस हो गया, किसी भी प्लांट हो गया, वो सारे के सारे बायोटिक के अंदर आते हैं. वाइल वाइंड, वाटर, मिनरल, सॉइल आर द एबायोटिक रिसोर्सेस. ये सारे के सारे जितने भी है वाटर, मिनरल, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो वो सारे के सारे एबायोटिक के अंडर आते हैं. ठीक है, उसके बाद द अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज द ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेस.
नेचुरल रिसोर्सेस और दो हमने रिसोर्सेस डिस्कस किया था, नेचुरल एंड ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, मैन कलेक्ट रिसोर्सेस फ्रॉम द नेचर। मैन विथ हिज नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एफिशिएंसी क्रिएट्स रिसोर्सेस फॉर हिज सुइटेबल यूजेस एंड दीज रिसोर्सेस आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे एक वुडन घर बनाना है, तो वुडन घर के लिए वुड की रिक्वायरमेंट होगी। मैं क्या करूंगा, नेचर से वुड कलेक्ट करूंगा, उसके बाद अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वो वुडन जो वुड मैंने कलेक्ट किया था उसको घर में तब्दील करूंगा। तो सारे के सारे क्या होता है, मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं। सो मैन इज रियली ए वैल्यूएबल रिसोर्स व्हिच इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मैन खुद भी, ह्यूमन जो है ना, खुद भी एक रिसोर्सेज होता है, क्योंकि उसके पास जो इंटेलिजेंस होती है, उसके पास जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, उसके पास जो एफिशिएंसी होते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी नेचर में पाया जा जो रिसोर्सेज होते हैं उसको कन्वर्ट करके हम अपने यूज के हिसाब से बना लेते हैं। तो ह्यूमन भी एक क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। Man should be made efficient in terms of his education, knowledge, intelligence, art and skill, etc. for the development of human resources. ठीक है, ये मैंने अभी बोला जो कि जो मैन है ना, उसमें जो इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से जो रिसोर्सेस पाया जाता है नेचर में, उसको हम कन्वर्ट करके अपने यूजेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन डिस्कस किया। पहले डिस्कस किया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, और उसके बाद एक और सेक्शन आता है जो बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देखो, natural resources, as the natural environment conditions vary from regions to region, the natural resources are vary in terms of their type, characteristics and distribution pattern. ठीक है, मतलब क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह पे सेम नहीं पाया जाता, कहीं पे कुछ ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे कुछ कम पाया जाता है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी सेम नहीं होता, उसका टाइप भी चेंज होता है, उसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होता है रीजन के हिसाब से। Assam has a large varieties of natural resources and the major ones are land resources, forest resources, mineral resources and water resources. जो आसाम में मेन जो मेजर रिसोर्सेस है वो कौन सा है, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आता है लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, लैंड रिसोर्सेस इज एन एसेंशियल रिसोर्सेस फॉर द बायोस्फीयर। आपको पता है लैंड हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी माना जाता है। वी हैव बीन लिविंग ऑन द लैंड एंड कैरिंग आउट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स। तो ये सारा का सारा कहाँ पे होता है, लैंड पे ही हम यूज करते हैं। जैसे इंडस्ट्री बनाना है, लैंड यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम लैंड यूज करते हैं। तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे लाइफ के। लैंड इज यूज्ड बाय मैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम लैंड को बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। Looking at the land qualities of Assam, it has been found that Assam's land are composed of 4 types of soil. आसाम के जो लैंड है वो 4 टाइप के सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, कौन सा है, एक है एलुवियल सॉइल, एक होता है पिगमेंट सॉइल, एक होता है हिल सॉइल और एक होता है लेटराइट सॉइल। ये 4 टाइप के सॉइल आसाम में पाया जाता है। आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये होता है एलुवियल सॉइल। आपने देखा होगा रिवर के साइड में जो सॉइल पाया जाता है वो सारे के सारे एलुवियल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद पिगमेंट सॉइल, उसके बाद हिल सॉइल जो हिल में पाया जाता है, उसके बाद लेटराइट सॉइल, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, सॉइल्स के टाइप है जो आसाम में पाया जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, Among these, all the alluvial soil are important for economic point of view. ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सॉइल कैटेगरी है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आर ऑफ द 2 टाइप, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल और एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, द न्यू एलुवियल सॉइल आर फाउंड ऑन द फ्लड प्लेन and riverside plain of the Brahmaputra and Barak river and their tributaries. आपको पता है आसाम में जो मेजर रिवर दो है वो होता है ब्रह्मपुत्र एंड बराक, एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के साइड में जो प्लेन्स पाया जाता है उसको फ्लड प्लेन भी बोलते हैं और उसको रिवर साइड प्लेन भी बोलते हैं। तो वहां पे पाया जाता है न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस,
जूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इस टाइप के सॉइल्स में जो राइस का कल्टीवेशन, जूट का कल्टीवेशन, पल्सेस का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड द ओल्ड एलुवियल सॉइल आर फाउंड ऑन द रिलेटिवली हायर प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर। ठीक है, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाते हैं? जो ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर के जो हायर प्लेन्स है, ठीक है, विसिनिटी में नहीं है, जो हायर प्लेन्स है उसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है। दिस सॉइल्स आर फर्टाइल एंड सुइटेबल मेनली फॉर राइस एंड टी कल्टीवेशन। ये जो कैटेगरी है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये राइस एंड टी कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट। As per data of 2009 and 10, about 35% of the land of total land of Assam were brought under the cultivation. पूरे असम में जितने भी लैंड पाया जाता है उसमें से सिर्फ 35% जो लैंड है उसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करते हैं। ये 2009-10 की डाटा है, अभी तो ये इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है हम फॉरेस्ट रिसोर्सेस के अंदर। फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। असम वॉज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस बिफोर 4-5 डिकेड फ्रॉम टूडे। आज से पहले 4-5 डिकेड पहले असम एक फॉरेस्ट रिसोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट हब माना जाता था। लेकिन आपको पता है जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, फॉरेस्ट को कट करके अपना घर बनाएंगे, तो आज के दिन वो डिक्रीज हो चुका है जो फॉरेस्ट कवर है। वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन, प्लेटूस एंड हिल्स ऑफ असम। हिल्स ऑफ असम, दिस फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। असम में मेनली जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसका टाइप हम देखेंगे। पहले पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एवरग्रीन ऐसा फॉरेस्ट होता है जहां जिस जगह पे पेड़ का जो लीव होता है ना वो कभी शेड नहीं करता, थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन ही रहता है, उसे बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है रिवराइन फॉरेस्ट। रिवर के साइड में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको रिवराइन फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पे प्लांट्स अपना लीव शेड करते हैं, ठीक है, ये एनुअली होता है, उसे बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मेजर जो फॉरेस्ट है असम में पाया जाते हैं। ठीक है, Bamboo is extensively found in the forest of Assam and it is one of the main forest resources of the state. जो बैम्बू है असम में एक्सटेंसिवली पाया जाता है और एक मेन फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी है। The hill region comprising Karbi Anglong and Dima Hasao district has naturally more forest. ठीक है, असम में जो ये दो रीजन होता है कार्बी एंगलोंग एंड डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, उसमें अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2011 हैज रिवील्ड दैट असम हैज ए टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 16,832 किलोमीटर स्क्वायर। 2011 में एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें क्या रिवील हुआ कि असम में टोटल फॉरेस्ट जो एरिया है वो कितना है? 16,832 किलोमीटर स्क्वायर, इंक्लूडिंग द क्लासिफाइड एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। दोनों फॉरेस्ट को मिला के क्लासिफाइड एंड अनक्लासिफाइड, which is about 34% of its total geographical area. टोटल जियोग्राफिकल एरिया में कितने परसेंटेज है वो? 34% है। Again, 72% of the total forest area of the state fall under the reserve forest. ये फॉरेस्ट एरिया में से 72% फॉरेस्ट एरिया कहाँ आता है? वो रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में पड़ते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 5 नेशनल पार्क इंक्लूडिंग काजीरंगा एंड 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडिंग 2 प्रपोज्ड सेंचुरीज इन द स्टेट। देखो ये तो आउटडेटेड बुक है, तुम लोगों के बुक में जो अपडेट नहीं किया वो 5 नेशनल पार्क तो अब नहीं होगा क्योंकि अब इंक्रीज हो चुके हैं, उस हिसाब से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी की इंक्रीज हो चुका है असम में। ठीक है, असम, उसके बाद डिस्कस करते हैं मिनरल रिसोर्सेस। असम में क्या क्या मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं? ठीक है, असम इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। द मेजर मिनरल्स ऑफ असम आर कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड लाइमस्टोन। जो असम में मेजर मिनरल रिसोर्सेस पाया जाता है वो क्या है? कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है एंड लाइमस्टोन है। असम इज ऑल्सो रिच इन मिनरल ऑयल व्हिच इज नोन एज द लिक्विड गोल्ड। मिनरल ऑयल को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन असम ऑयल एक्सप्लोरेशन वाज फर्स्ट डन इन द डिगबोई
द डिगबोई ऑयल फील्ड इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। देखो, इंडिया में सबसे पुराना जहां पे वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन हुआ वहां पे ऑयल फील्ड बनाया गया, वो कौन सा है? डिगबोई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराना जो ऑयल फील्ड है इंडिया के वो कौन सा है? डिगबोई ऑयल फील्ड है। आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये डिगबोई ऑयल रिफाइनरी के पिक्चर्स है। बिसाइड डिगबोई एंड अदर ऑयल फील्ड ऑफ स्टेट आर द नाहरकोटिया, मोरा, हुग्रीजान, रुद्रसागर, लाकोआ, गेलेकी, बरहोला एंड आमागुड़ी ऑयल फील्ड। डिगबोई के अलावा और कुछ ऑयल फील्ड्स आसाम में पाए जाते हैं, वो नाम ऐसा है। देखो, एग्जाम में ऐसे 2-3 नाम पूछ सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, 2-3 नाम, जैसे इजी वाला जो है ना वो आप याद रखना, लाकोआ, गेलेकी, बरहोला, ठीक है, नाहरकोट, ये सारे के सारे इजी नाम से, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद आसाम इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल गैस। ठीक है, जनरली नेचुरल गैस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन एरिया। जो नेचुरल गैस है, जो ऑयल प्रोडक्शन एरिया जहां पे ऑयल प्रोडक्ट्स किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? नेचुरल गैस भी पाए जाते हैं। बट द मेजर रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन रुद्रसागर, मोरान, लाकोआ, नाहरकोटिया ऑयल फील्ड। ये जितने भी ऑयल फील्ड्स है उसमें नेचुरल गैस भी निकलता है। ठीक है, आसाम प्रोड्यूसेस अबाउट 25% ऑफ द इंडियाज टोटल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया जितना नेचुरल गैस प्रोडक्शन करते हैं उसमें से आसाम 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कोल इज अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस ऑफ आसाम। आसाम्स कोल कंटेन मोर सल्फर। ठीक है, कोल एक क्या है? आसाम का एक इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस है। और आसाम में जो कोल पाया जाता है, ये कोल होता है, कोल पाया जाता है, उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सल्फर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। कोल इज फाउंड इन द माकुम रीजन ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली जयपुर रीजन अंडर द डिब्रूगढ़ एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, चौराईपुंग ताराजन region of Tinsukia district, Koliazan and Silveta region of Karbi Anglong district, Umrangchu and Gorompani region of Dima Hasao district। ये कुछ रीजन्स है जहां पे कोल पाया जाता है आसाम में। ठीक है, 2-3 नाम आप याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है ऐसा नाम। उसके बाद कोल के बाद आता है लाइमस्टोन पे। ठीक है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन 2 हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। लाइमस्टोन आसाम के जो 2 हिल डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज्यादातर पाया जाता है। इट्स डिपॉजिट आर लोकलाइज्ड इन कोलियाजन मांझा रीजन, दिलाई हिल, सिलवेटा रीजन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ बोकाजान कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो एट पानीमुर, गौरमपानी, तुम्बुंग एंड उमरांगसू रीजन ऑफ डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ ये 2 डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन ज्यादातर पाया जाता है और ये कुछ रीजन्स के नाम है जहां पे लाइमस्टोन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द अदर मिनरल फाउंड इन आसाम इंक्लूड आयरन और फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड क्ले मिनरल। ठीक है, ये कुछ मिनरल रिसोर्सेज है जो आसाम में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आयरन और है, ये फेल्सपार है, ये क्वार्ट्ज है एंड ये क्ले मिनरल है। ठीक है, iron ore of Assam has low iron content and hence its exploitation is not economically viable। ठीक है, आसाम में जो आयरन और पाया जाता है उसमें आयरन कंटेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए जो उसका जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इतना। आयरन और इज फाउंड इन चांदारडिंगा, लेंगुपारा, कुमरी रीजन ऑफ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के ये 3 रीजन है जहां पे आयरन और पाया जाते हैं। फेल्सपार इज फाउंड इन लिटिल अमाउंट एट हाहिम एरिया ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। कामरूप डिस्ट्रिक्ट के जो हाहिम एरिया है उसमें ये फेल्सपार पाया जाते हैं। सिमिलरली क्वार्ट्ज इज फाउंड इन जियाजुरी हिल, बोरहोला, चापानाला एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। और जो क्वार्ट्ज पाया जाता है वो इन सब एरिया में पाया जाता है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के। Again, several types of K material are extensively found in Assam. Among this, the China clay is found in Silveta region, Silonijan, Deupani region of Karbi Anglong district, and Fuller's clay is found at Subankhata on the bank of Pagladia river and also in the Bhutan-Khuti region of Nalbari district. 2 टाइप के क्ले मिनरल पाया जाता है, एक होता है चाइना क्ले और एक होता है फुलर्स क्ले। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कहाँ पे ये चीज पाया जाता है, कभी पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस।
मैंने पहले ही बोला था कि ह्यूमन जो होता है ना वो खुद से एक रिसोर्सेस होता है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस होता है, हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, हम एफिशिएंट वे में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंटली अबाउट 35% और मोर देन 10 मिलियन पीपल ऑफ आसाम आर इन द एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 34 ईयर, ठीक है। आसाम में टोटल पॉपुलेशन के 15% और 10 मिलियन से भी ज्यादा ऐसा लोग है जिसका एज 15 से 34 ईयर्स तक ये रेंज में है, ठीक है। इट इज सर्टेनली गुड दैट द यूथ इज डोमिनेटिंग आसाम्स पॉपुलेशन। आसाम के जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर यूथ लोग पाए जाते हैं, यूथ, ठीक है। द यूथ इन द एज ग्रुप बिटवीन 15 years and 34 years represent a major portion of the state population। जो 15 से 34 years तक के यूथ है वो आसाम में ज्यादातर पाए जाते हैं। This youth force should be made efficient in education, intelligence, टेक्निकल नो हाउ एक्सेट्रा। देखो ये जो यूथ फोर्सेस है ये सारे के सारे एजुकेशन ले चुके हैं, इंटेलिजेंस भी होते हैं और टेक्निकली कैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो भी उसको पता है, उनको पता है। थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, देखो एक चीज क्या है, आसाम में ज्यादातर लोग यूथ है, ठीक है, ओल्ड एज नहीं है। आपको सबको पता है कि जो यूथ में होते हैं ना 15 to 34 ईयर्स वो ज़्यादातर प्रोडक्टिव होते हैं, उसका माइंड भी उतना एक्टिव होता है। और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो थोड़ा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यूथ से कम होता है। तो उस हिसाब से आसाम में जो यूथ लोग हैं ना वो ज़्यादातर पाया जाते हैं। तो एक अपने मैनेजमेंट के हिसाब से ये यूथ लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Besides the weaker section of the people, especially the poor communities, differently disabled person and women should be empowered, and only then human resources development is possible in the true sense। देखो ये जो यूथ है, यूथ के अलावा भी कुछ पोर कम्युनिटीज है, डिफरेंटली एबल पर्सन है और जो वुमेन है, इसका इन तीनों सेक्शंस का जब डेवलपमेंट होगा तो आसाम में पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होगा, ठीक है। It is the time to plan about how the large population of the state can be developed to human resources। देखो मान लो एक पर्सन है, उसके पास कुछ एबिलिटी नहीं है, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है और भी कुछ रिसोर्सेज पाया जाता है उसको यूज करने की एबिलिटी नहीं है, तो कभी भी ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बोला गया कि जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है उसको कैसे ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप किया जाए वो स्टेट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बिफोर बीइंग द बर्डन ऑफ द स्टेट, नाउ इट इज द ग्रेट चैलेंज बिफोर ऑल ऑफ अस, ठीक है। मतलब आप अगर मान लो 15 से 34 जब क्रॉस करेंगे कुछ लोग तो उसका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा, तब वो लोग इतना एफिशिएंट नहीं रहेंगे जितना 15 से 34 ईयर तक था। तो उस हिसाब से हम पहले ही मतलब ओल्ड एज हो जाए उसके पहले जो हमारा एबिलिटी है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्राइसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो हमारे लिविंग के हिसाब से और हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबसे बड़ा एसेंशियल चीज़ है, ठीक है। हम कहीं भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज इन फैक्ट ए मिसकंसेप्शन among us that the natural resources is the free gift of nature, ठीक है। हम सब मानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, तभी हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। With such misconception in the mind, man haphazardly uses the natural resources। हम सब मानते हैं कि ये फ्री गिफ्ट है, इसलिए मैन क्या करते हैं, हमेशा जो नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है उसको ज्यादातर यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। As a result, 3 major problems arise such as resources get polluted and damaged। इसके लिए क्या होता है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे पल्यूट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। रिसोर्सेज बिकम स्कार्स, रिसोर्स भी कम हो चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। सेवरल एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा फ्लड आते हैं हर साल, तो बहुत एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं इसके लिए। The natural resources are degraded not only by human factor but also by the natural factor, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये नहीं कि हम खुद
उसका डिग्रेड करते हैं, कुछ नेचुरल फोर्सेस के जरिए से भी ये डिग्रेड हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ असम हैज इंक्रीज्ड एट फास्टर रेट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो असम की जो पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादातर इंक्रीज हो रहे हैं, फास्टर रेट में इंक्रीज हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग। देखो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर भी उतना होगा। लोग क्या करेंगे, जितने भी फॉरेस्ट एरिया हो वो क्लियर करके अपना घर बनाएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज में भी प्रेशर पड़ रहा है। Growth of population has lead to the expansion of human settlement and increase in the food crop production। ये मैंने पहले ही बोला आपको, जो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और कहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ही होगा, क्योंकि लैंड जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है। तो उस हिसाब से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके अपना घर बनाएंगे। Man has started to settle by clearing forest and also filling up wetland etc। ठीक है, जितना भी आसाम में वेटलैंड है उसको फिल करके उसके ऊपर घर बनाया जाता है। जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व है, वो भी क्लियर करके घर बनाया जाता है। मोर एवर फर्टाइल एलुवियल एग्रीकल्चरल लैंड आर बीइंग यूज्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। जो रिवर के साइड में होते हैं एलुवियल सॉइल, उसको भी लोग, उसके ऊपर भी लोग घर बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, ठीक है। इन दिस वे द वैल्यूएबल resources like the forest area, marshland, wetland, agricultural land etc are gradually decreasing due to the expansion of human settlement। इसके वजह से क्या हुआ, जितना भी wetland है, जितना भी agricultural land है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लैंड यूज pattern has changed under population pressure on the land and land has been put to some misuses। देखो population pressure के हिसाब से land जो area हो रहा है वो decrease हो रहा है और land को जो misuse हो रहा है वो increase हो रहा है। Because of this problem like land erosion, loss of land fertility, soil pollution etc are created। उसके वजह से जो land का erosion हो रहा है, उसके बाद जो land का fertility है agriculture के लिए जो useful है वो भी decrease हो रहा है and soil pollution, soil pollute भी हो रहा है। ठीक है, again the agricultural land are needed as emphasis is to given to increase the food crop production due to the increasing population। ठीक है, दो टाइप का फ्रूट क्रॉप होते हैं, एक नेचुरल क्रॉप होता है और एक कैश क्रॉप होता है। तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, ये जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। बट द एग्रीकल्चरल लैंड गो ऑन डिक्रीजिंग एज देयर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड पहले था उस हिसाब से आज आसाम में डिक्रीज हो चुका है, इतना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बचा। So man has expanded agricultural activities by converting the forest land and wetland into agricultural land। देखो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें लोगों ने घर बनाया, तो एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, वो लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट एरिया और जो वेटलैंड है उसको क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो उसका जो लैंड का यूज का पैटर्न वो चेंज हो चुका है फिलहाल के लिए। Moreover, the natural properties of the cropland soil are lost due to the high amount of chemical fertilizer with the purpose to increase the crop production। देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिए क्रॉप भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे, तो उस हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या होता है, सॉइल का जो प्रॉपर्टी होता है वो डैमेज होता है। ठीक है, सॉइल फ्यूचर के लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होता, उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उसमें नहीं होता। Presently, the dimension of man's economic activities has increased. The processes of urbanization and industrialization in the state have progressed gradually, and there are some direct and indirect impact of this process on the natural resources। देखो जितना एक प्लेस डेवलपमेंट होगा उसमें उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, उसमें अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज से पड़ेगा। ठीक है, इफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू विदाउट प्रॉपर प्लानिंग द एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज विल बी पोल्यूटेड। ठीक है, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसका अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ तो ये जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो पोल्यूट हो जाएगा। उसके वजह से एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज भी पोल्यूट हो जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जो गुवाहाटी में वरालू रिवर है वो आप देख सकते हो, उसका जो हाल हो चुका है वो इस वजह से हुआ। Misuse of resources should be checked by conserving them through the proper planning and only then the overall development of the state can be achieved।
देखो स्टेट का तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सिर्फ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से, वो भी देखना पड़ेगा हमको कि नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों को बैलेंस करके प्रॉपर प्लानिंग करके किया जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज भी फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यही तक लास्ट था। आई थिंक देयर विल बी वन मोर वीडियो इन दिस चैप्टर एंड आप ये जो प्रेजेंटेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।